Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and the topic that we are going to discuss today is from Acids, Bases, and Salts chapter, and that is pH. We are going to discuss everything about pH in this video. हमने जब लिटमस पेपर यूज किया था तो उससे हमें पता चला था दैट अ थिंग इज एसिड और अ बेस. इफ वी आर गिवन टू सॉल्यूशंस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, तो वी कैन यूज द लिटमस पेपर एंड फाइंड आउट कि अगर सॉल्यूशन रेड कलर टर्न कर रहा है लिटमस पेपर का, तो मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक. And if the litmus paper is giving a blue color, that means that the solution is basic in nature. बट इस एसिड बेस का तो हमें पता चल गया. बट अगर हमें दो एसिड सॉल्यूशंस दे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, एंड हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो हम लिटमस पेपर के यूज से इसका पता नहीं लगा सकते. वी कांट फाइंड आउट विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड जस्ट बाय यूजिंग लिटमस पेपर. तो अब हम क्या करें, व्हाट कैन वी यूज कि फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, और हम किस बेसिस पे कहते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्गर है. सो विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज थिंग्स. सो किसी भी एसिड का अगर आपको पीएच फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है या एक वीक एसिड है. फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड एक वीक एसिड है दैट इज देयर इन लेमन जूस. And if we talk about hydrochloric acid या sulfuric acid, these are strong acids. इन्हें हम strong acids किस basis पे कहते हैं? अगर हमने equal concentration for example हमने 10 ml water में 1 ml citric acid डाला है and 10 ml water में ही 1 ml hydrochloric acid डाला है, तो that means they are both having the same concentration. तो हमने ऐसे दो सेम कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस लिए. एंड अगर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा. इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जब भी कोई एसिड को आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोजन आयंस देता है. ये हाइड्रोजन आयंस वाटर के साथ कंबाइन होते हैं एंड दैट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयंस. So whenever any acid is dissolved in water, that gives hydronium ions. तो कोई भी एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा मीन्स द एसिड वुड बी स्ट्रॉन्गर. तो जितने हाइड्रोनियम आयन ज्यादा उतना ही वो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है. ओके तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. इसके ऑपोजिट अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें या एसिटिक एसिड दैट इज देयर इन विनेगर, तो एसिटिक एसिड को देखें तो दीज आर वीक एसिड्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन कम होता है, मींस हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन भी कम होगा. So that is one criteria to decide whether a given acid is stronger or weak. But still, the question stands there only कि हम पता कैसे करें. हमें एक टेस्ट ट्यूब में मान लो सिट्रिक एसिड दे दिया और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वी आर गिवन सल्फ्यूरिक एसिड, तो किस टेस्ट से पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीक. फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज पीएच पेपर. पीएच पेपर क्या होता है? पीएच पेपर इज इम्प्रेग्नेंटेड विथ पीएच सॉल्यूशन, और ये पीएच सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स. तो हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बीच के बारे में पढ़ा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. सो pH solution is having a combination of different indicators mixed together, और इस pH solution को ही अप्लाई किया जाता है on the paper to form a pH paper. Now let's see what is the meaning of pH. Okay, so pH is written as small letter p and capital H. This pH stands for potence of hydrogen. Potence is a German word which means power. So it stands for power of hydrogen. And so the calculation of pH is based on calculating the hydrogen ion concentration. ये pH पेपर कुछ इस तरह से आपको रीडिंग्स दे सकता है. It has different color codes for different pH levels.
फॉर एग्जाम्पल जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, पीएच का जो वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम 0 to 14. 7 is the neutral pH and less than 7 is acid, more than 7 is basic solution. So, इस pH पेपर में अलग अलग कलर कोड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन इज फॉर न्यूट्रल कलर, blue and purple shades are for basic colors, and red towards red and orange, these are all showing the acid. तो सेम पीएच पेपर को अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में डिप करोगे इस पीएच पेपर को, देन दैट विल गिव यू अ ब्राइट रेड कलर, दैट इज विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड. बट अगर इसी पीएच पेपर को आपने किसी वीक एसिड में डिप किया है लाइक सिट्रिक एसिड, दैट इज देयर इन लेमन जूस, देन द कलर विल बी समवेयर अराउंड ऑरेंज जैसा कलर होगा. So for different pH values इस pH paper पे different color codes होते हैं, and for that, by that we can identify that what is the pH of a particular solution. So इस pH paper के use से हम identify कर सकते हैं कि given acid हमारा strong है या weak acid है, strong base है या weak base है. Okay, always remember 7 is the neutral pH, less than 7 is acidic and more than 7 is basic. जब कोई भी एसिड होगा, अगर हम इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, that will be giving hydrogen ions. And you all know that bases give hydroxide ions. Okay, so acids से बनते हैं hydrogen ions and bases gives us hydroxide ions. You all know that. But one more thing is there. pH calculation is done basically only on the basis of calculating the hydrogen ion concentration. pH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं by calculating the concentration of hydrogen ions. तो हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन पता करके हम pH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वेट अ मिनट, pH तो हम कैलकुलेट करते हैं एसिड्स एंड बेसिस दोनों के लिए, और हाइड्रोजन आयंस तो बनते हैं सिर्फ, या हाइड्रोनियम आयंस तो हमारे अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशंस में ही. बट बच्चों दिस इज नॉट ट्रू. इट्स ट्रू दैट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है इन केस ऑफ एसिड्स, बट बेसिस में हाइड्रोजन आयंस फॉर्म नहीं होंगे या हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म नहीं होंगे, दैट इज नॉट ट्रू. बेसिस में भी हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है, बट दैट इज वेरी 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 लेस, एंड दैट इज वाई बेसिस को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, उसका भी पीएच कैलकुलेट कर सकते हो on the basis of hydrogen ion concentration only. This is given in your NCERT book in the form of a question also after this topic. That are the bases also having hydrogen ions in them? Because we are calculating the concentration, the pH values by calculating the hydrogen ion concentration only. So the answer is yes. The bases also do form some hydrogen ions, but that concentration is very very less. Okay, एक बात और याद रखना, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, pH की वैल्यू उतनी ही कम होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट. सो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा, pH की वैल्यू उतनी ही कम होगी. ओके, एंड दैट इज वाई एसिड्स का pH कम होता है और बेसिस का pH ज़्यादा होता है, बिकॉज एसिड्स का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए pH कम है, और बेसिस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए pH ज़्यादा है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. ओके, now if we observe the pH values of some of the acids and some of the bases, that will give us amazing results. So if we have this pH scale with us, this is the pH scale, and remember that 7 is the neutral pH, less than 7 means 0 to 7 it's all acid,
and more than 7, that is 7 to 14, it's a base. Okay, so 7 is neutral, 0 to 7 is acid, and 7 to 14 is base. Now, if we have two acids given to us and the pH of one of the acids is suppose 6 and one of the acids is 4, then which one will be a stronger acid? The stronger one would be the one which is having pH close to 0. Means pH jitna kam, acid utna hi zyada strong. So 4 pH wala acid zyada strong acid hai as compared to the acid having a pH of 6. तो 0 की तरफ होंगे हमारे strong acids, and as we move towards neutral side, this will be having the weaker acids. Okay, similarly bases के लिए याद रखना pH जितना ज़्यादा base उतना ही strong. So अगर pH किसी base का है 14, तो that is a very strong base. One such strong base is sodium hydroxide. Not only sodium hydroxide and potassium hydroxide, both are very strong base. Okay, तो pH जितना ज़्यादा base उतना ही strong. अगर weak bases के बाद में बात करें, so as we come closer towards a neutral, then the base would be having less basic nature. Okay, so if you are given two base and the pH value of one of them is 13 and another one is suppose 8. Which one of them is a stronger base? Yes, you are correct that the one that is having a pH of 13, that is a stronger base as compared to the one which is having a pH of 8. 8 pH वाला एक weak base है and 13 pH वाला एक stronger base है. I hope this concept is clear to you all, but let me test that. Let you all also test that whether your concepts are clear or not. So I'll just ask you a very simple question that can come in your exams as a MCQ questions. So just find out the answer by yourself. Try to figure out the answer by yourself. Suppose you have an acid that is having a pH of 4. The pH of that particular acid which is given to you is 4. And now you are carrying out its dilution. Dilution में आपको पता है आप acid लेंगे, पानी लेंगे, पानी के अंदर acid को add करेंगे and by that way you can dilute your acid. तो अगर आप इस acid को dilute करते हो तो dilute करने के बाद इसका pH क्या हो सकता है out of these 4 options? The pH could be either 2, the pH could be 6, the pH could be 7 or it could be 8. So अगर आपके पास एक एसिड है जिसका pH था 4 और उसमें आपने पानी मिलाया, मतलब पानी में एसिड मिलाया और आपको पूछा कि अब उस सॉल्यूशन का pH कितना हो गया. So out of these 4 options, according to you, what could be the possible pH of this solution? Try to find it out by yourself. If you have done that, let's discuss that. If you say that the pH is 2, that is not possible. 2 possible नहीं है. 2 is the wrong answer because अगर आप किसी एसिड में पानी मिला रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, तो उसका वो एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन जाएगा, वो और वीक एसिड बनेगा and that is why 2 pH represents a stronger acid. जितना 0 की तरफ है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए 2 pH पॉसिबल नहीं है. अगर आप 4 pH वाले एसिड में पानी डाल रहे हो तो डेफिनेटली वो बेस नहीं बनेगा. सिर्फ पानी डालने से वो एक बेस में कन्वर्ट नहीं होगा, बेसिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा एंड दैट इज व्हाई 8 इज नॉट द पॉसिबल आंसर. नाउ 7 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि एसिड है, उसके अंदर पानी डिसॉल्व कर रहे हो तो वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, तो इसलिए कभी भी 7 pH भी नहीं आएगा. एंड द करेक्ट आंसर इज जस्ट 6 बिकॉज अगर एक आप एसिड में वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो एक वीक एसिड हो जाएगा और वीक एसिड का pH इज टुवर्ड्स न्यूट्रल साइड 7. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दैट.
सच में समझ में आया आपको? तो दैट्स वेरी नाइस, but let's test that once again with a base example also. Suppose you are having a base that is having a pH of 9. ठीक है, आपके पास एक बेस है जिसका ओरिजिनल pH वैल्यू कितना है? दैट इज 9. नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दैट अगर आप इसको डाइल्यूट करते हो, आप इसमें वाटर डिसॉल्व करते हो, तो इसका pH कितना हो सकता है? ओके तो अगर हम इसमें वाटर डिसॉल्व कर सकते हैं तो 4 ऑप्शंस हैं कि इसका pH 8 हो जाएगा, या इसका pH 10 हो जाएगा, और इसका pH 7, या फिर इसका pH 5 हो जाएगा. ओके सो इट्स अ सिमिलर वन एंड इजी वन. ओके तो आपको पता है स्ट्रॉन्गर बेसिस 14 की तरफ होते हैं, तो अगर एक बेस में पानी मिलाया है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेगा, इसलिए 10 couldn't be the possible आंसर. वो न्यूट्रल भी नहीं होगा, इसलिए 7 भी पॉसिबल नहीं है. बेस है, पानी मिलाने पर एसिड तो नहीं बन जाएगा, इसलिए 5 भी पॉसिबल नहीं है. सो द करेक्ट आंसर कुड ओनली बी द pH 8. तो अगर बेस में पानी मिलाओगे तो वो लेस बेसिक कैरेक्टर आएगा, एंड लेस बेसिक कैरेक्टर means the pH value could be possibly 8. Okay, so that could be the possible value of the pH of this particular solution. I hope this concept of values of pH and a stronger base and a strong acids are all clear to you all. Okay, always remember at least 2 examples of each of the strong acids, strong base, weak acid and weak base. Okay, I'm telling you the example. 2 examples of strong acids are sulfuric acid and hydrochloric acid, HCl. Okay, sulfuric acid and hydrochloric acids are 2 strong acids. अगर weak acids की बात करें तो lactic acid, citric acid, acetic acid, ये सारे ही weak acids हैं. Okay, similarly strong base अगर हम बोलें तो strong bases could be sodium hydroxide, potassium hydroxide. These are very strong bases. Okay, तो अगर strong bases के अगर नाम पूछते हैं तो that could be sodium hydroxide and potassium hydroxide. But if you are asked about the names of weak base example includes ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is a very weak base. Okay, so that is about the examples of strong and weak acids as well as bases. Now let's see to the pH values of some of the common substances that you need to memorize for your exams point of view also, because these values are given in your NCERT book and hence they are important for your exams as well. So some of the values that are given here are the strong acid that is there, that is HCl present in stomach. So gastric juice is having a pH of 1.2 because this gastric juice is containing hydrochloric acid. So the pH value is 1.2. If we see lemon juice that is having citric acid, that pH is 2.2. Okay. Then the pH of oral mucosa means the oral pH, the pH that is there in mouth. Remember that value also, that is given in the theory part, that is 5.5. 5.5 is normal, but if it's less than 5.5, that's not at all normal. That can lead to that shows that bacteria आपके teeth में grow हो रहे हैं, और जब bacteria teeth में grow होते हैं तो वो acid produce करते हैं और हमारे mouth का pH कम हो जाता है. Okay, so the normal pH of mouth is 5.5. इससे कम हुआ तो आपके teeth damage होना start हो जाएंगे. We'll read more about that in the same topic. Okay, next comes 7 is the pH, that is the neutral pH. And if we talk about blood and water, that is having the pH of 7.4. So 7.4 is the pH of blood and the tap water, that is the drinking water that we are using for drinking purpose. Okay, actually there is like something extra I would like to add about water. If we take distilled water that is not exposed to air,
If you just prepare distilled water and that is not exposed to air, तो उसका pH 7 होता है, that is having neutral pH. But जो tap water होता है उसका pH vary करता है. These all are not given in the book, so no need to bother about it, the values. But tap water का pH vary करता है. It could be slightly acidic like 6.5, or it could be slightly basic like 7.6 or up to even 8. But अगर हम average बोलें कि tap water का pH कितना है, so we consider it as 7.4. ठीक है, but it could be low अगर उसमें acid content है, carbon dioxide वगैरह mixed है, so that could be low also up to 6.5 and maximum exceed करेगा up to 8. So that is the value of pH of tap water, but on an average we consider it as at 7.4. Okay. Then comes milk of magnesia. This value is given in the book, so you need to remember also, that is 10. Milk of magnesium क्या use करते हैं? We will see that. And 14 is the pH of sodium hydroxide, that is a very strong base. So that pH value of sodium hydroxide is 14. Okay, so you need to remember all these pH values. Okay, now we come to a very interesting subtopic, that is the pH in everyday life. ये टॉपिक में से आपके लिए एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, बिकॉज इट्स लाइक रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. ओके, तो एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो we will consider about various examples of pH in everyday life. मतलब हमारी जिंदगी में आसपास pH कैसे related है, acids and bases हमारे आसपास किस तरह से हैं. Okay, so starting with, are plants and animals also pH sensitive? क्या plants और animals के लिए भी pH की value important है? Yes, it's important. हमारे अराउंड जो हम पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, that is having a pH of 7.4. We have seen that. But अगर एसिड्स अगर एयर में है, मीन्स अगर एसिड रेन होती है, यू नो दैट एसिड रेन कब कॉज होती है? जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, ये हमने देखा था सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं. जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स करते हैं, दैट लीड्स टू एसिड रेन. अब जब ये एसिड रेन होती है तो दैट अफेक्ट्स द प्लांट्स एज वेल एज एक्वेटिक एनिमल्स. प्लांट्स इससे अफेक्टेड होंगे बिकॉज सॉइल का पीएच लोअर डाउन हो जाएगा. ओके, एंड एक्वेटिक एनिमल्स भी इससे अफेक्टेड होंगे बिकॉज दैट रेन वाटर विल बी कैरिड टू द नियर बाय वाटर रिजर्वायर्स. लेक्स में, रिवर्स में जब ये रेन वाटर जाएगा, दैट इज द एसिड रेन वाटर, तो वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी वो अफेक्ट करेगा क्योंकि वाटर का पीएच भी लोअर डाउन हो जाएगा, वो थोड़ा एसिडिक हो जाएगा. एंड फिशेस और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ओके, तो इसलिए पॉल्यूशन कम करने की जरूरत है ताकि एसिड रेन ना हो. ओके, रेन को हम एसिड रेन कब कहेंगे? अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है, देन वी विल कॉल इट एज एसिड रेन. Not only plants and aquatic organisms, human body also works at a proper pH value. Human body के लिए pH नॉर्मल pH वैल्यू है 7 to 7.8. तो अगर हमारे ब्लड का pH देखते हैं तो वी हैव सीन दैट इट्स अराउंड 7.4. तो नॉर्मल वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए भी एक नॉर्मल pH मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द pH ऑफ सॉइल. सॉइल का pH प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये प्रॉपर pH वैल्यू मेंटेन होना भी जरूरी है. अगर एसिड रेन की वजह से हमारा सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, बहुत एसिड कंटेंट उसमें बढ़ जाता है, तो हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ऐसे में फार्मर्स क्या करते हैं? दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक. इन सच केसेस farmers add either calcium oxide, that is CaO, or they add calcium hydroxide, that is CaOH whole twice to the soil. Calcium oxide is a metal oxide, so it's basic in nature, and calcium hydroxide तो एक base है ही. So these could be added to soil by the farmers, और इसको add करने से वो soil थोड़ा basic हो जाएगा और हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्टेड नहीं होगी.
Okay, so what do the farmers do in case of acid rain makes the soil acidic in nature? The farmers can add either calcium oxide or calcium hydroxide to normalize the pH of the soil. Okay, book में value given नहीं है, you need not memorize, but I am telling you soil का normal pH value range करता है somewhere between 6 to 8. 6 to 8 तक अगर pH value है, then the survival of the plants is good in that soil. Plants की growth proper हो पाएगी. Okay, बट अगर इससे कम है या इससे ज्यादा है तो प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दैट इज अबाउट द पीएच ऑफ सॉइल. Next, let's talk about the pH in the stomach or in the digestive system. So you all know that in the stomach there is secretion of hydrochloric acid that helps in killing the microorganisms and also helps in the digestion of food. But अगर acid secretion बहुत ज़्यादा है, excessive acid secretion है, then the person can have acidity. Okay, इनो के एड में आपने देखा होगा, इनो ऑन एसिडिटी गॉन. So this acidity could be caused if there is excess of hydrochloric acid secretion in the stomach. अगर acidity है, बहुत acid secretion हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? We can neutralize that by using a base. Doctors usually prescribe milk of magnesia. We have seen that earlier कि उसका pH होता है 10. That is basic in nature. Milk of magnesia means actually magnesium hydroxide, MgOH whole twice. Okay, so milk of magnesia या magnesium hydroxide doctors prescribe करते हैं because it's a base and आपके acid को neutralize कर देगा वो, क्योंकि acid plus base gets salt and water we have already studied. तो जब भी acid को neutralize करना है तो we can use a base and for that purpose milk of magnesia is prescribed by the doctor. Okay, और इसलिए ही इनो के ऐड में आता है इनो ऑन एसिडिटी गॉन बिकॉज इनो कंटेन्स बेकिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ बेस. तो आप बेस लेते हो तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द पीएच यूज्ड एज अ डिफेंस बाय सम ऑर्गेनिजम्स. ओके, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो, प्रोटेक्शन के लिए या दूसरों को हार्म करने के लिए भी कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस एसिड्स को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if you have ever had met an ant sting or a bee sting, तो ये ant sting हो या bee sting, उसमें होता है एक acid that is formic acid या उसका दूसरा नाम है मिथेनोइक acid. formic acid का हो या मिथेनोइक acid का हो, it is the same thing. मिथेनोइक acid उसका IUPAC नेम है. ओके, सो उसके अंदर होता है formic acid या मिथेनोइक acid जिसकी वजह से एक burning pain cause होता है. burning and pain is caused due to that. ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी स्टिंग या बी स्टिंग होता है तो आपको उसका इलाज पता है नाउ, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हो आप एक बेस से. सो नेक्स्ट टाइम यू गेट अ स्टिंग बाय एंट और बी, यू कैन अप्लाई सम बेकिंग सोडा ओवर द एरिया. अगर आप बेकिंग सोडा अप्लाई करोगे तो बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो बर्निंग पेन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. ओके, सो ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम यू गेट अ स्टिंग बाय अ बी और एन एंट. ओके, नाउ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा. यूजुअली इंसेक्ट्स के स्टिंग्स होते हैं एसिडिक इन नेचर, बट वन एक्सेप्शन इज देयर एंड सो इट्स important फॉर MCQ exams that wasp bite. Wasp bite is the only insect bite that is basic in nature. Wasp हिंदी में कहते हैं ततैया या टाटिया. So that wasp bite is having a basic sting. Rest usually the insect stings are having acid in them. Okay. Even some plants are there that produce methanoic acid, the same acid that is produced by ants or honeybee. The same formic acid or methanoic acid is produced by one such plant that is nettle plants. Nettle plants के ऊपर hairy growth होती है और अगर आपसे skin पे rub हो जाएगा तो that will cause burning pain. But nature is amazing. ये जो nettle plant है usually tracking areas में wild में grow करते हैं और इसके आसपास ही इसका एक antidote भी grow करता है, that is dog plant. अब नेटल प्लांट में मिथेनोइक एसिड है तो आप गैस कर सकते हो इसके एंटीडोट मतलब इसको हील करने के लिए दूसरा प्लांट आप यूज कर सकते हो जिसको रब करोगे तो मिथेनोइक एसिड ने जो आपको पेन बर्निंग दिया उसको आप ठीक कर पाओगे, दैट इज डॉग प्लांट.
तो आपको पता है डॉग प्लांट का सिक्रीशन कैसा होगा, दैट विल बी बेसिक इन नेचर एंड सो इट विल न्यूट्रलाइज द पेन कॉज्ड बाय नेटल प्लांट, है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पीएच इन माउथ। माउथ का पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 5.5, 5.5 तक वो नॉर्मल है, बट अगर 5.5 से कम है पीएच, दैट शोज कि आपके माउथ के अंदर बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे हैं, और जब ये बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये एसिड हमारे टीथ को भी डैमेज कर सकता है। हमारे टीथ का जो इनामल है दैट इज मेड अप ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है हमारा इनामल, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट को भी वो डिसॉल्व कर देगा, डैमेज कर देगा द एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियाज। तो माउथ का पीएच रहना चाहिए 5.5, अगर उससे कम होगा तो हमारे टीथ का इनामल डैमेज हो जाएगा, दैट कुड लीड टू डेंटल कैरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं दांतों का सड़ना, तो दांतों का सड़ना शुरू हो सकता है उसके लिए। एंड फॉर दैट रीजन हमारा जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं दैट इज बेसिक इन नेचर, सो दैट जो एसिड प्रोड्यूस किया है बैक्टीरियाज ने वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। So the toothpaste is having a basic nature so as to neutralize the acid produced by the bacteria. I hope that's clear to you all. Okay. Other than this, Venus is a planet and that is having yellowish whitish clouds. That cause of the reason that is having sulfuric acid clouds. Okay. Isn't it very dangerous? So Venus, that is also known as morning and evening star, that planet is having yellowish whitish clouds of sulfuric acid. So that's all about the acid around us in our daily life. Now let's see to a table showing acids present in various substances. Okay, so let's see to this table and memorize that very well. That can come as 1 marks question in your exams as well. So let's have a look. So here's the table. You can see these are the acids present in some of the common substances. The vinegar. Vinegar is used for preparing chow mein and all. So this vinegar is having acetic acid in it. Okay. Next is oranges. Oranges have citric acid in them. At the same time, you can remember that lemon also has citric acid. So orange, lemon, these all citric fruits are having citric acid. Next is tamarind. Tamarind is having tartaric acid. And next is tomato, that is having oxalic acid. Okay, so that can come as 1 marks question, which acid is present in the following. Okay, that can come as match the following also. Next is curd, that is having lactic acid. I hope you know that curd is having lactic acid. Then comes the lemon, that is having citric acid. Then it's ant sting and nettle sting, that are both having methanoic acid or formic acid. So these are the acids present in some of the substances that we see in around us. Okay, these acids you need to remember. It's important for your exams as well. Okay, so that's all about the pH around us, pH in everyday life, where we see the pH values in our daily life. Okay, so that's all in this topic of pH. I hope you are clear with the concepts. I hope you find it equally interesting, and if you like the video, do share it with your friends and stay tuned for the next video. That's all for this video. Take care of yourselves. Good day everyone.